डोदा कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम हिस्ट्री सेकंड ईयर सोल स्टूडेंट, जिसमें एनसी वेब के हो, चाहे ड्यू के हो, चाहे सोल के हो, चाहे रेगुलर के हो, ये सब के लिए वो ये बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर तो इसका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, आरंभिक मध्यकाल की ओर समाज और संस्कृति में परिवर्तन। तो ये आपका चैप्टर है, आइए इसे शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम उन सामाजिक संस्कृति परिवर्तनों का सर्वेक्षण करेंगे जिन्होंने आरंभिक मध्यकालीन भारत के संक्रमण को चिन्हित किया। इन परिवर्तनों को जानने के लिए हमारे स्रोत लगभग वही है जो राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को जानने के लेकिन अनेक स्थितियों में वह भिन्न है। यदि वह एक से भी है तो उनका विश्लेषण अलग ढंग से करना आवश्यक है। परिवर्तन के इन दो समूह के बीच की कड़ियों को समय समय पर पहचान लेना कठिन नहीं है। उदाहरण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के बीच होने वाले परिवर्तनों को हालांकि ऐतिहासिक आंकड़ों की कमी या समस्याएं इस संबंध का कायम करने में कठिनाई पैदा करती है। इस संबंध वैसे भी प्रायः स्पष्ट अथवा बारीक होता है। प्रस्तुत संक्षिप्त विवरण में इन अथवा अन्य प्रश्नों के उत्तर देना संभव नहीं है। इन प्रश्नों में अधिकांश अभी भी अनुसंधान की प्रक्रिया में हैं अथवा विवादास्पद बने हुए हैं। अर्थात कुछ प्रश्न जो आप पूछ सकते हैं संदर्भ है वह विशेषज्ञों के मन में भी नहीं उठे हो। यहाँ हमारा उद्देश्य आपको सरलतम शब्दों में विषय वस्तु से चर्चित कराना है और इत संबंधी आपके अन्य अध्ययनों को क्रम में समीक्षात्मक सोच के लिए प्रेरित करता है। समाज। आरंभिक मध्यकाल के संक्रमण के सिलसिले में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों को रेखांकित किया गया है। इन परिवर्तनों को जाति व्यवस्था के संगठन, स्वरूप और क्षेत्र विस्तार तथा इसके अंतर्गत नारियों की स्थिति में माध्यम से अधिक बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति एक इकाई है। किसी जाति का सदस्य अपनी ही जाति के भीतर वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। पर यह अनेक जातियाँ किसी क्षेत्र विशेष में हैसियत के पेशे में समान लोगों से मिलकर एक समूह का निर्माण करती है और यह समूह चतुर्वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अंग बन जाते हैं। इस श्रृंखला में निम्नतम स्तर अस्पृश्य होते हैं जिन्हें वन व्यवस्था से बाहर और निम्न स्थिति में रखा जाता है। उन्हें अपवित्र शूद्र भी कहा जाता है। उस काल के साक्ष्यों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजकीय समाज राज्यों और साम्राज्यों का समाज में जो कुल मिलाकर अखेटों, संग्रहों और बलियों के जाति विहीन समाजों से भिन्न था का खासा विस्तार हो रहा था। प्रथम भारी संख्या में उपमहादेश से बाहर के प्रवासी हुन, गुज्जर इत्यादि का अपने उपनिवेश बसा रहे थे। गुज्जर जो वर्तमान गुज्जर समुदाय के समूह थे, मुख्य पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में फैले गए प्रतीक होता है। इस काल में कुछ क्षेत्रों में वह गुज्जर समाज की मूल संरचना का क्रमिक रूपांतर हो रहा था, क्योंकि इस काल के अंत में हम न सिर्फ इनके एक छोटे वर्ग का शासकों गुज्जर प्रतिहार के रूप में अपितु शेष को भी कृषि वर्ग के रूप में समुदाय पाते हैं। हुनों को परंपरागत 36 क्षत्रिय गोत्रों में से एक के रूप में स्वीकृति में काफ़ी समय लगा। इनके अतिरिक्त संभवतः अन्य जातियाँ भी थीं। उदाहरण के लिए कलचुरियों को ले सकते हैं जो एक महत्वपूर्ण राजनीति हस्ती थे और इन्हें कलचुरु चोदी संवत भी चलाया था। यह ऐसे ही अप्रवासी माने जाते हैं कि कलचुरी पद तुर्क उपाधि कलचुर से उत्पन्न बताया जाता है। भारत का एक बड़ा भाग जंगलों से भरा पड़ा था। इसमें पशुचरिता अथवा आदिम कृषि कार्य करने वाले छोटे बिखरे हुए अखेटों, संग्रहों और कबीलों के समूह निवास करते थे। फलस्वरूप हुनगेन संघ ने 36 ने दक्षिण आंध्र प्रदेश को
बटमारों से पीड़ित विरल आबादी वाला जंगली क्षेत्र बताते हुए उसे आदिवासियों से भरा एक जंगल क्षेत्र का जिक्र किया था, जो स्थिर जीवन नहीं बताते और जिनकी वैध आजीविका लूटपाट थी। इस प्रकार उस पश्चिमी के एक विस्तृत देश का हवाला देते हुए वह वहाँ ऐसे लोगों की उपस्थिति का जिक्र करता है जो सिर्फ पशुचारिता के द्वारा जीवन यापन करते बताए गए हैं, जो बड़े युद्ध प्रिय हैं और उनकी कोई स्वामी नहीं होता, जो और पुरुष जो हो या नारी, ना कोई अमीर है ना गरीब। आदिवासी समुदाय के कई जाति व्यवस्था पर आधारित समाज के सदस्यों के साथ नियमित संपर्क में थे और तत्कालीन साहित्यिक कृतियों जैसे दंडित की 10 कुमार चरित्र और बाणभट्ट की कददारी में उनके जीवन के विशेष विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, भले ही वह पूर्ण निष्पक्ष नहीं है। आदिवासी लोगों में से भी अनेक जातियां समाज में शामिल किए जा रहे थे, कुछ तो पूर्ण और कुछ आंशिक रूप में। उदाहरण, सराबा नाम एक कबीला या कई कबीलों के लिए एक मध्यकाल के बाद तक चलता रहा। हमारे साहित्यिक स्रोतों में एक संबरा नृप उदेन के संस्कृत नाम से संकेतित होता है कि सबरा लोगों का एक वन जातीय समाज में घुल मिल गया था और आमतौर पर किसी कबीले के अधिकांश सदस्य शूद्र वर्ग की जाति में थे, कुछ अछूतों में भी शामिल हो जाते थे, जबकि कोई कबीला सरदार साधन संपन्न होने पर अपने और अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए क्षत्रिय की हैसियत का दावा कर सकता था। जातीय समाज भी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विचारणात्मक परिवर्तनों के अनुकूल अपने को बदल रहा था। इसका एक रोचक उदाहरण है कथित कहे जाने वाले पेशेवरों का एक जाति का स्वरूप ग्रहण करना। महत्वपूर्ण अधिकारियों के रूप में कार्यस्थलों का समुदाय गुप्त काल से शुरू होता है। उपलब्ध स्रोतों से पता चलता है कि यह वर्ग अनेक समुदायों, जिसमें कबीले विशेषकर कन भी शामिल थे, से आता था और गुप्तरों काल के शिलालेखों में बंगाल में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के नाम से वस्तु, धोस, दत्त इत्यादि प्रत्येक जुड़े मिलते हैं, जो अब ब्राह्मणों के बदले बंगाली कायस्थों के उपनाम हो गए हैं। इस क्षेत्र में ब्राह्मणों में इन उपनामों के अभाव से पता चलता है कि यह मसला निम्न वर्गों द्वारा उद्गमन के प्रयास में अपने से उच्चतर लोगों के उपनाम ग्रहण करने का नहीं, वरना ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर परिवारों का अपने पितृकुल से हटकर कार्यस्थलों की जाति में विलय का मसला था। दूसरे शब्दों में, जब पदाधिकारियों के पेशे से जुड़े लोगों के परिवार अपनी मूल जातियों या कबीले के बदले आपस में ही वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे, तो कायस्थ जाति का समुदाय हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग विशिष्ट कार्यों से जुड़ा हुआ था। उदाहरण, राजकीय कार्य ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थे। इतिहासकारों ने इस विषय में संक्रमण काल के एक विशिष्ट परिवर्तन का उल्लेख किया है, जो ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लिखित है। विदेशी पर्यवेक्षकों द्वारा भी अप्रमाणित है। कृषि, जो पहले सामान्य वेश्यों का कार्य मानी जाती थी, अब तेजी से शूद्रों का धंधा बनती गई। फिर भी इतिहासकारों द्वारा उसकी कोई सर्वमान्य व्याख्या नहीं की गई। इस संदर्भ में 3 प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं। प्रथम, वह शूद्र की स्थिति में अभूतपूर्व तरक्की का घातक है। दास, घित्तीय और कृषि श्रमिक से आगे निकल कर वह अब वेश्ये की भांति भूमिधारी किसान बन जाते हैं। द्वितीय, यह व्यापक भूमि अनुदान के परिणाम स्वरूप कृषि वर्ग की स्थिति के ह्रास का सूचक हो जाता है। कहा जाता है कि वेश्ये किसानों का मान इतना
घट गया कि वे शूद्रों से विभिन्न समझे जाने लगे। इसकी तीसरी व्याख्या ये कहकर की जाती है कि यह कबीलाई लोगों का शूद्र कृषकों के रूप में जातीय समाज में अंतलीनीकरण की घटना थी। सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि हमारे स्रोतों के यह विभिन्न कथन इन निष्कर्षों को इस तरह सारांशबद्ध करते हैं जिनकी सम्यक व्याख्या अब नहीं हो पाई। दरअसल वर्ण सिद्धांत में आए इस बदलाव का ऐतिहासिक यथार्थ के साथ पारस्परिक संबंध की समस्या, खासकर प्रथम दो निष्कर्षों का परस्पर विद्रोही स्वरूप अब तक इतिहासकारों द्वारा आंका नहीं गया है और इसका हल किया जाना बाकी है। लगभग तीसरी सदी से लेकर गुप्तचरों सदियों तक अस्पृश्यता के इतिहास में अनेक घटनाएं घटित होती हैं। वैसे इसका चयन पहले भी था, लेकिन अस्पृश्य पद का प्रयोग इसी अवधि में पहली बार शुरू हुआ। अस्पृश्य जातियों की संख्या, विशेषकर आदिवासी समूह के जातीय समाज में अंतनीकरण के कारण बहुत बढ़ गई। फिर भी चंडाल को खपच इसमें विस्तृत रहे। इन लोगों के दयनीय जीवन से संदर्भ विदेशी पर्यटकों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचा। पहले तो गुप्त काल में फहियान का ध्यान इस ओर गया। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने टिप्पणी की, कायस्थों, मछुआरों, नट बिजगारों, जल्लादों और झाड़ूदारों के निवास स्थान का चिन्ह ही अलग है। वह नगर के बाहर रहने के लिए बांधे है और पालियों में जाते समय वह दाईं ओर खिसक जाते हैं। ऐसा प्रतीक होता है कि गुलामी प्रथा बिना किसी खास परिवर्तन के चलती रही। जैसे निष्कर्ष इस विषय पर शास्त्र कहे जाने वाले विधि विषयज्ञ प्रतिपादन से निकला जा सकता है। गुप्तकालीन रचना से इस विषय का विवेचन उसी रूप में हुआ है जिस रूप में बाहरी सदी की रचना मिथ सारा में जो परिवर्तनों को दर्ज कराने का प्रसिद्ध दस्तावेज है। अन्य सामाजिक समुदायों की भांति नारियों की स्थिति आरंभिक मध्यकाल के संक्रमण के दौरान अपरिवर्तित नहीं रही। जो परिवर्तन परिलक्षित होते हैं उनका संबंध मुख्य रूप से समाज के उच्च वर्गों की नारियों से था। हाँ, इतना अवश्य सही है कि यह परिवर्तन स्वतंत्र एक सा नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने नारियों की स्थिति दोयम दर्जों की बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने उनके स्वतंत्रता पर पूरी पाबंदी लगा दी। जिस प्रकार चांडालों और खच्चों कुत्तों का पका कर खाने वाले को रावणों और गधों की श्रेणी में रखा जा रहा था, वैसे ही नारियों को संपत्ति अथवा शूद्र की श्रेणी में रखा जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। राजस्वाला होने के बाद उनका विवाह निंदनीय माना जाता था। एक महाशय ने तो यह भी विद्यमान कर डाला कि विवाह के समय वधू की आयु वर की आयु की 1/3 होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पत्नियां अपने पतियों के देहावसान के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहती। इसलिए विधवाओं के जीवन को संयमित करने हेतु विस्तृत प्रावधान किए गए। इसमें एक विकट प्रावधान था सती होने का, अर्थात पत्नी को अपने मृत पति के साथ शव के साथ चिता पर लिटा कर मार जाने का प्रावधान, अथवा यदि पति का देहांत पहले हो चुका हो तो पत्नी को भी अपना जीवन नष्ट कर लेना चाहिए, जैसे कि हर्ष की बहन राशि ने करने का प्रयास किया था। सती प्रथा पूर्ण रूप से भी अज्ञात नहीं थी, लेकिन आरंभिक मध्यकाल में इतने जोर पकड़ लिया और उनके ढेर सारे उदाहरण मिलने लगे। फिर भी इस प्रथा का अनुमोदन ब्राह्मणवाद में ही सर्वव्यापी नहीं था। उस समय के अग्रणी साहित्यकार बाणभट्ट और शूद्र ने इसकी तीखी आलोचना की और तांत्रिकवाद ने तो इससे घोर पाप कर्म घोषित कर दिया। उच्च वर्ग की नारी की सामाजिक स्थिति का कैसे अवमूल्यन हुआ उसका एक सामान्य संकेत है
विवाहारोपांत नहीं, परक वैवाहिक पहचान का विलोपन। गुप्तकाल तक इस बात का श्रेय मिलता है कि विवाह के बाद नारी अपने गोत्र की पहचान और पितृ निर्धारण को नहीं खोती थी, लेकिन इसके बाद ऐसे विवाह धीरे धीरे कम से कम सामान्य लोगों में प्रचलन से बाहर हो गए प्रतीक होते हैं। आरंभिक मध्यकाल में नारियों की सामाजिक स्थिति में थोड़ा सुधार इस तथ्य से समझा जाता है कि उन्हें शूद्रों की भांति कुछ धार्मिक ग्रंथों के पाठ सुनने और देवताओं को पूजने की अनुमति मिलती थी, लेकिन उनकी यह धर्मपरायणता उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं, ब्राह्मणवादी धर्मों को सुदृढ़ करने और अनुष्ठान पुरोहितों की आय बढ़ाने के लिए ही अभिप्रेत प्रतीक होती है। श्री धन वह धन जो नारियां उपहार में पाती थी की सीमा और मात्रा में वृद्धि भी उन्हें पुरुषों की तुलना में सशक्त नहीं बना पाता था, क्योंकि उससे उनकी सहायता और पुरुषों पर निर्भर में कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सही है कि कुछ अधिकारी व्यक्तियों ने विधवा अथवा पुत्रहीन मरणासन्न व्यक्ति की पुत्री को दया भाग दिलाने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविक ऐतिहासिक उदाहरणों से जाहिर होता है कि आरंभिक मध्यकालीन राजाओं ने जो छुट्टी भर विशेष सुविधा प्राप्त लोगों को छोड़कर ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त कर लेते थे, ऐसे निर्देशों की अपेक्षा दी गई। ये प्रावधान भी विधवा, पुनर्विवाह और सती प्रथा के समर्थन की भांति शूद्र वर्ग की नारियों पर लागू नहीं होता था। वास्तव में जैसा कि पूर्ववर्ती और तत्परवर्ती कालों में हुआ, श्रमिक वर्ग की नारियों जो अपने जीवन यापन के लिए खेतों, चारागाहों इत्यादि में मर्दों के साथ काम करती थी, उस दमन और सहायता की स्थिति में नहीं थी जो विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग की नारियों की नियमित बन गई थी। संस्कृति। आरंभिक काल के दस्तावेज, चाहे वे साहित्यिक हो या श्रमिकीय, विधित स्वरूप वाली सांस्कृतिक गतिविधियों के स्पष्टतम, जीवंतम और स्पष्टतम स्रोत है। इनको सही ढंग से समझने का सर्वोत्तम उपाय इनका साक्षात्कीकरण, समरखों को देखना और साहित्य को पढ़ना। इसके क्रमकालीन पहलू की अपेक्षा रंगीन सचित्र आख्यानों का अवलोकन करना। फिर भी ऐसे अनुसंधान हमें उस युग की सर्वजनात्मक, सौंदर्यपरक वैज्ञानिक उपलब्धियों को सही ऐतिहासिक संदर्भों में रखने में मदद करते हैं, हमारी भावप्रवणता को समृद्ध करते हैं और इसलिए